सोचिए, अगर आप समुद्र के बीचों बीच खड़े हो और आपके नीचे जमीन के बजाय एक टनल हो, एक ऐसी टनल जो समुद्र के नीचे से गुजरती है, तो क्या आप उस पर सफर करने की हिम्मत करेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस टनल की जो दुनिया की सबसे बड़ी अंडरसी कंस्ट्रक्शन में से एक है, चैनल टनल। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसे इंजीनियर आज का 7वां अजूबा मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी अद्भुत और जानलेवा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। और आप ये वीडियो देख रहे हैं रैपिड ज्ञान चैनल पर। समंदर के नीचे से लगभग 250 फीट नीचे, कुल लंबाई में 50 किलोमीटर से ज्यादा फैली इस टनल के निर्माण में एक साथ 13,000 वर्कर्स ने काम किया। जरा सोचिए, जिस जमीन पर यह टनल बनी उसके ऊपर पूरा समुद्र मौजूद है, यानी लाखों टन पानी का दबाव। जरा सी भी चूक होती तो कुछ ही सेकंड में ये टनल पानी से भर जाती और इंसान से लेकर मशीन तक सब कुछ हमेशा के लिए दफन हो जाता। लेकिन इसकी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। आज से तकरीबन 13,000 साल पहले, जब आखिरी आइस एज खत्म हो रही थी, तब इंग्लैंड और यूरोप एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों के बीच जो समुद्र बना उसे आज हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। वैसे तो ये चैनल काफी चौड़ा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां इंग्लैंड और फ्रांस सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी पर है। इतिहास में कई बार इस दूरी को मिटाने की कोशिशें की गई, लेकिन तकनीक की कमी और जोखिमों की वजह से हर कोशिश नाकाम रही। फिर आया 1980 का दशक। तकनीक तेजी से तरक्की कर रही थी, मशीनें पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। इसी वक्त एक बार फिर विचार किया गया कि इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जमीनी रास्ते से जोड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इंग्लैंड को मनाना। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ने इतिहास में उसे हमलावरों से बचाया है। चाहे नेपोलियन हो या हिटलर, सभी इंग्लैंड तक पहुंचने में इंग्लिश चैनल की कठिनाइयों के आगे हार गए। हिटलर ने तो फ्रांस के कैले शहर से एक सीक्रेट अंडर वाटर टनल बनवाने की योजना भी बनाई थी ताकि इंग्लैंड पर हमला किया जा सके, लेकिन यह योजना कभी शुरू ही नहीं हो सकी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बदल चुकी थी। फ्रांस और इंग्लैंड अब दुश्मन नहीं, व्यापारिक साझेदार बन चुके थे। और आखिरकार 1986 में दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। एक अंडरसी टनल बनाई जाएगी जो दोनों देशों को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया चैनल टनल, जिसे आम बोलचाल में यूरो टनल भी कहा जाता है। समझौता हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी ओर से खुदाई करेंगे और बीच में जाकर टनल्स को जोड़ा जाएगा। लेकिन ये कोई साधारण खुदाई नहीं थी। समंदर के नीचे 38 किलोमीटर लंबी टनल बनाना, वो भी ऐसी जगह पर जहां जरा सी गलती जान ले सकती थी। इसलिए तय हुआ कि 10 बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियां इस काम को मिलकर अंजाम देंगी। 3 टनल्स बनाई जानी थी, 2 रेलवे ट्रैक्स के लिए और एक इमरजेंसी सर्विस टनल के लिए। इंग्लैंड की ओर से टर्मिनल फोक्सटॉन शहर में और फ्रांस की ओर से टर्मिनल कैले शहर में बनाया जाना था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी टनल बोरिंग मशीन, यानी TBM। इतनी बड़ी और मजबूत मशीन उस वक्त मौजूद ही नहीं थी, तो इसे स्क्रैच से बनवाया गया। अमेरिका के सिएटल में स्थित रॉबिन्स कंपनी को यह काम सौंपा गया। इस मशीन की लंबाई थी 800 फीट, वजन था 1500 टन और इसका डायमीटर था 50 फीट। इस पर टंगस्टन ब्लेड्स लगे थे और एक कन्वेयर बेल्ट लगा था जो मलबा बाहर निकालता था। लेकिन समंदर के नीचे खुदाई करना कोई खेल नहीं था। इंग्लैंड की साइड में जमीन के नीचे चौक की मजबूत लेयर मिली जो पानी को टनल में आने से रोकती थी। लेकिन फ्रांस की तरफ जमीन में दरारें थीं, इसलिए वहां के लिए खास पनडुब्बी जैसी मशीन बनाई गई जो वाटर प्रेशर को झेल सके। मशीन को जमीन में पहुंचाने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया और फिर नीचे जाकर दोबारा जोड़ा गया। इसमें लाखों डॉलर और कई महीने लग गए। 2 साल की तैयारी के बाद 1988 में खुदाई शुरू हुई। दिन में ये मशीन 750 स्क्वायर फीट पत्थर काटती थी और हर घंटे लगभग 2400 टन मलबा निकलता था। इंग्लैंड की ओर से निकले मलबे से फोक्सटोन में शेक्सपियर क्लिफ के पास एक आर्टिफिशियल पार्क बनाया गया। वहीं फ्रांस की ओर से निकले कीचड़ से संगाटे के पास एक झील बनाई गई। जैसे जैसे खुदाई होती गई, टनल के अंदर कंक्रीट स्लैब्स लगाए गए। कुल 60,50,000 स्लैब्स जो न्यूक्लियर प्लांट्स के कंक्रीट से भी मजबूत थे। हर स्लैब की एक पूरी रिंग का वजन 40 टन था। मतलब कुल वजन इतना कि उससे 8 बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें बन सके। अब आई असली परीक्षा, दोनों टनल्स को एक दूसरे से बिल्कुल सटीक मिलाना। इसके लिए लेजर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इंग्लैंड और फ्रांस की मशीनें एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्ट थी। मशीनों की हल्की सी दिशा भी अगर बदलती तो गाइडेंस सिस्टम उस जानकारी को कंप्यूटर तक भेजता और मशीन को सही दिशा में मोड़ देता। आखिरी 100 मीटर की दूरी पर मशीनों को बंद कर दिया गया और एक स्टील रॉड भेजकर जांच की गई
कि दोनों टनल सही अलाइन हैं या नहीं। रिजल्ट आया, सिर्फ 10 इंच का फर्क था, जो पूरी तरह से मान्य सीमा में था। अब सबसे कठिन फैसला लेना था, एक मशीन को टनल में हमेशा के लिए दफन करना, क्योंकि बोरिंग के बाद टनल का डायमीटर 50 फीट से घटकर 46 फीट रह गया था और मशीन को वापस बाहर निकालना मुमकिन नहीं था। इस प्रक्रिया को मैकेनिकल सुसाइड कहा गया। इंग्लैंड की मशीन को नीचे मोड़कर 200 फीट गहराई में दफना दिया गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, फ्रांस की मशीन इंग्लैंड की टनल से जा मिली। पहली बार 13,000 साल में इंग्लैंड और यूरोप जमीन से फिर एक हो गए। दोनों देशों के वर्कर्स ने मिलकर आखिरी दीवार को तोड़ा और एक दूसरे को झंडे भेंट किए। मीडिया इवेंट हुआ, जश्न मनाया गया। आखिरकार कई साल की मेहनत रंग लाई। 6 मई 1994 को चैनल टनल को आम जनता के लिए खोल दिया गया। आज अगर इस प्रोजेक्ट की लागत को मौजूदा वैल्यू में देखा जाए तो ये लगभग 12 अरब पाउंड यानी लगभग 1190 अरब रुपए है। टनल में 3 रास्ते बनाए गए, 2 ट्रेन ट्रैक्स और 1 इमरजेंसी टनल। इसके निर्माण में 13,000 वर्कर्स ने काम किया और अफसोस की बात है कि 10 वर्कर्स की जान भी गई, लेकिन ये उनका समर्पण और बलिदान था जिसने इतिहास रच दिया। आज हर दिन लगभग 60,000 पैसेंजर्स इस टनल से सफर करते हैं। इसमें 4,600 ट्रक्स, 140 कोचेस और 7,300 गाड़ियां कार्गो ट्रेन में रखकर चैनल पार करती हैं। तो अगली बार जब आप इंग्लैंड या फ्रांस जाएं और यूरोस्टार ट्रेन से सफर करें तो जरा याद कीजिएगा उस पसीने और हिम्मत को जिसने समंदर के नीचे ये करिश्मा खड़ा किया। अगर आपको रैपिड ज्ञान की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत मेगा प्रोजेक्ट की दास्तान लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।